हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपनी क्लास में। तो सबसे पहली बात बच्चों, अगर मैं बात करूं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का वन शॉट रिवीजन, यानी कि एक लेक्चर में हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। इसके सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं यहां पर आपकी डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी 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 सभी लोग क्लास में आ जाइए, फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले बच्चों बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, तो हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बच्चों आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करेंगे, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बच्चों कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो 11th क्लास के सिलेबस से आपको आना जरूरी है। सबसे पहली बात बच्चों, आप सभी ने पहला चैप्टर 11th क्लास का सेट थ्योरी पढ़ा है सभी ने, ठीक है। तो अगर आपको सेट थ्योरी आता है और ऑपरेशन ऑन सेट जैसे कि यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अगर ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आती हैं तो प्रोबेबिलिटी भी समझना आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद जो हम आपका चैप्टर पढ़ते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट या टोटल पॉसिबल आउटकम्स को काउंट करने के लिए हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। तो ये टॉपिक अगर आपके क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। और अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको बता देता हूं कि इसी चैनल पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर पड़े हुए हैं वन शॉट के फॉर्म पर, सेट थ्योरी के भी लेक्चर पड़े हैं, वो सभी लेक्चर्स अगर आप जाकर के देख लेंगे तो आपके वो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और देन आप इस चैप्टर को एकदम चुटकियों में सीख जाएंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ जुड़े रहना है पूरे क्लास के दौरान, ठीक है। बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहां पर बताता रहूंगा, तो अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें यह तो पता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कंफर्म क्या आएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक कॉइन को मैंने टॉस किया। क्रिकेट मैच में आप लोग देखते हैं ना कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं कि भाई कौन सी टीम ऑप्ट करेगी, उसको बैटिंग करनी है या बॉलिंग, उसके लिए टॉस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अनबायस्ड है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर टीम को ज्यादा फेवर कर दे या किसी को कम। एक सिक्का तो सिक्का होता है भाई, बस सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से बच्चों जैसे कि एक डाइस को हमने थ्रो किया है ना, अब डाइस को थ्रो करोगे तो उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 उसके टॉप पर इनमें से कोई भी नंबर आपका आ सकता है। तो ये भी किस टाइप का एक्सपेरिमेंट हुआ? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप सभी ने घरों में कार्ड्स खेले हैं। देखो, कार्ड्स खेलने वाले कार्ड्स नहीं जो आप बैठ करके कुएं के पीछे लोग खेल रहे हैं, वैसे कार्ड्स की बात नहीं कर रहा। घरों में फैमिली के साथ बैठ करके कार्ड्स कभी खेले हैं? मान लो एक 52 कार्ड्स की डेक है, उसमें से आपने रैंडमली कोई कार्ड पिक किया बिना देखे। देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है बेटा, बिना देखे आपको एक कार्ड पिक करना है। अब आप क्या बता सकते हैं कि वो कार्ड कौन सा होगा? नहीं बता सकते, लेकिन आप ये पक्का बोल सकते हो कि उन 52 कार्ड्स में से ही कोई एक कार्ड वो होगा। तो मतलब कि ऑल पॉसिबिलिटीज आर फिक्स, कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन एक आउटकम क्या आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम हर जगह पर अपने आसपास में प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज द गेम ऑफ चांस। आप जब इंडिया का क्रिकेट मैच शुरू होता है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मान लो मैच चल रहा है, ठीक है, तो अपने आप वहां पर आ जाएगा कि भाई इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी, विनिंग चांस 60% है, ऑस्ट्रेलिया की विनिंग चांस 40% है। मतलब क्या? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई कंफर्म थोड़ी बता सकता है कि इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन चांस दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी इज एवरीवेयर, हर जगह पर। आप बोलते हैं ना बाई चांस, बाई लक, अरे ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये सब मैथमेटिक्स है। क्लियर है?
तो मैथमेटिक्स के गेम को आज हम समझने वाले हैं, गेम ऑफ चांस की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त मजेदार ये आपका चैप्टर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस की। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक कॉइन को हमने टॉस किया तो हमको एक तो हेड मिल सकता है बच्चों और हमको टेल मिल सकता है, ठीक है। तो ये हेड और टेल यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हेड और टेल इज कॉल्ड द आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से एक डाइस को आपने थ्रो किया तो हमको उसके टॉप पर 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, इसी तरीके से 4, 5 एंड 6 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो उसके टॉप पर आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द आउटकम्स। एंड अब बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि अगर मैं यहां से बोलूं कि डाइस को थ्रो करने पर हेड और टेल मिला, तो अगर मैं हेड और टेल को क्या कर लूं बच्चों, एक सेट बना करके उसके अंदर रख लूं, तो ये हमारा क्या बन गया, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस के थ्रू डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज द मीन बाय एस, मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। चलिए इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि यहां पर हमने क्या बनाया, इस सभी आउटकम को एक ब्रैकेट के अंदर रख लिया, तो अगेन ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया जिसके अंदर सभी पॉसिबल आउटकम्स आ गए। तो यहीं से आप समझ पा रहे हैं कि अभी से हमने बात शुरू कर दी है सेट के बारे में। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब यही सेट और इनसे रिलेटेड इनके सबसेट और उनके ऑपरेशन, यही सब चीजें यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी को और इजी बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं फाइंड द सैंपल स्पेस। क्वेश्चन है आप सभी के सामने बढ़िया सा कि फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस हैं, हमने दोनों डाइस को आपका थ्रो किया। एक डाइस आपका ब्लू है, मान लो एक आपका अदर रेड है। अब यहां पर एक रेड और व्हाइट ले लिया है मैंने एग्जांपल के फॉर्म पर। चलिए वंस आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब हम पहले बात तो ये निकालना सीखेंगे कि क्या हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, जब आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो पहले डाइस पर क्या आएगा, कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर 6 नंबर ऑफ वेज है कि इस प्लेस पर कोई 6 में से एक नंबर आ सकता है। एंड दूसरा डाइस भी आपने थ्रो किया है तो दूसरे डाइस पर भी 1 to 6 कोई भी नंबर आपका आ सकता है। देयर आर अगेन 6 पॉसिबल वेज। तो बच्चों अब आपसे मैं पूछूं कि जब मैंने 2 डाइस को एक साथ रैंडमली थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 6 into 6 आपके पास 36 के बराबर हो जाएगा। यह बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई, आ गई पक्का। तो यही तो तरीका है बच्चों टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने का। तो यहां पर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस्तेमाल किया। अब कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होंगे वो यहां पर आप चार्ट मैंने बना रखा है कि पहले डाइस पर 1, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। तो ये सब क्या है, आउटकम्स है। लेकिन अगर आपको यही चीज लिखनी है तो सैंपल स्पेस मान लो आपको अपने पेपर में लिख करके आना है, तो आप ये थोड़ी है क्या पूरा ये चार्ट बना करके आओगे, है ना। आपको उसको एक सेट के फॉर्म पर लिखना है। सैंपल स्पेस को लिखना मतलब कि एक सेट बना करके लिखना। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहले डाइस पर 1, दूसरे पर 1, पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6, पहले 6 लिख दी। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, में 4 और इस तरीके से 2, में 6। और ऐसे ही लिखते लिखते 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 5 5 3, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल यहां पर हम ऐसे सेट बना देंगे जहां पर लास्ट में हम 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, आपका 6। ये हमारे इस तरीके से
सैंपल स्पेस के आउटकम बन जाएंगे। तो अब ये बेसिकली आपको सेट के अंदर लिखना है, मैंने डॉट लगा दिया लेकिन आप डॉटेड लिख करके नहीं करोगे, आप बकायदा लिख करके आओगे, ठीक है जी। ब्रैकेट के अंदर 1 1 1 2 1 3 ब्रैकेट बना करके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर ऐसे आप रिप्रेजेंट करके आओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके यहां पर आ सकता है कि सैंपल स्पेस और आउटकम हमें कैसे लिखना है। आगे पर बच्चे जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड। एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, अगर उसमें हेड शो होता है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। अब समझिएगा ध्यान से, सैंपल स्पेस मुझको लिखना है। पहले तो सैंपल स्पेस लिख देता हूं, फिर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे वो भी बात कर लेंगे। हमने डाइस को थ्रो किया, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, अगर उसमें हेड आता है, इफ इट शोज हेड, तो हम क्या करेंगे, एक बैग में से रैंडम एक बॉल निकालेंगे और उस बैग के अंदर 3 ब्लू और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लो कॉइन को टॉस करने पर हेड आया, तो देन आप क्या करोगे, अगला काम आप उस बैग से एक बॉल निकालोगे। तो वो बॉल आपके पास B1 यानी कि पहली ब्लू बॉल, या H कॉमा में B2 दूसरी ब्लू बॉल, या H कॉमा में B3 तीसरी ब्लू बॉल हो सकती है। उसके अंदर 4 व्हाइट बॉल्स भी हैं, तो हो सकता है कि H कॉमा W1, फिर इसी तरीके से H कॉमा में W2, इसी तरीके से H कॉमा में W3 और इसी तरीके से H कॉमा में W4। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई। अब ये तो कंडीशन होगी जब हमें हेड मिला था, जब हमें हेड मिला तब हम एक बॉल निकाल रहे हैं, तो बॉल में 3 ब्लू और 4 व्हाइट बॉल है, तो ये पॉसिबिलिटी आउटकम बन गए। अब इसके बाद बात करेंगे, अगर मान लो टेल आता, इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई। मान लो टेल आता तो हम क्या करते, हम एक डाई को थ्रो करते। डाई को थ्रो करते मतलब कि उस डाई पर नंबर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहां पर t कॉमा 1 हो गया, इसी तरह t कॉमा में 2 हो गया, इसी तरह t कॉमा में 3 हो गया, फिर t कॉमा में 4 हो गया, फिर t कॉमा में 5 हो गया, t कॉमा में 6 हो गया। ये हमारे पास आ गया T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। गलती से कुछ बच्चे T7 और T8 भी लिख देते हैं। बेटा एक डाइस में केवल 6 ही नंबर आ सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकता, गलती मत करके आना, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड। कंसीडर an experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up। जब तक कि हमको एक हेड नहीं आ जाता। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, फिर सैंपल स्पेस को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हो सकता है बच्चों कि हमने पहली बार कॉइन को टॉस किया और हमको पहली बार में मान लो हेड मिल गया, फर्स्ट टाइम पर ही हेड मिल गया, तो हम दोबारा टॉस करेंगे ही नहीं। पक्का क्लियर है, पहली बार में हेड मिल गया तो दोबारा टॉस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा इवेंट पूरा हो चुका है कि भाई डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल हेड कम्स अप। जब तक कि हेड ना आ जाए, पहली बार में हेड आ गया तो कुछ नहीं करना, लेकिन मान लो पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया, तो T कॉमा H एक आउटकम हो सकता है, या पहली बार दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार में हेड आया, तो ये एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है, या फिर पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल आया, फिर हेड आया, ये एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है। इसी तरीके से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर आपको हेड आया। अब इस तरीके से सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ आउटकम पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है 5 बार टेल आए, 6 बार आए, 10 बार आए, 100 बार आए, 500 बार टेल आए, फिर एक हेड आए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है मेरे भाई। तो मतलब कि ऐसे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इनफाइनाइट। इसके अंदर कितने पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स इसके अंदर आएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर आ गई है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जितने एग्जाम्पल करोगे उतने ज्यादा फंडे क्लियर होंगे। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली। एक डाई को हम बार 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 थ्रो कर रहे हैं, अंटिल अ 6 कम्स अप, जब तक कि एक 6 नहीं आ जाता। समझने की बात है,
अब यहां पर डाई को थ्रो कर रहे हैं जब तक कि एक 6 ना आ जाए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? हो सकता है जब आपने डाइस को थ्रो किया तो पहली बार में 6 आ गया, पहली बार में 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। या फिर हो सकता है पहली बार में 1 आया, अब देखना दूसरी बार में 6 आया, या पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 6 आया, या पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 6 आया, पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 6 आया, पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में 6 आया, पहली बार, ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम बन गए। पहली बार में 6 तो एज इट इज ये बन गया, पहली बार में 1, दूसरे में 6, यानी कि फर्स्ट टाइम पर 6 नहीं आया, सेकेंड टाइम पर 6 आए, तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ये पॉसिबल आउटकम बने। अब ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि तीसरी बार में 6 आया, तो मतलब कि 1, पहली बार में 1, दूसरी बार में 1, फिर 6 आया, या पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, फिर 6 आया, पहली बार में 1, दूसरी बार में 3, फिर 6 आया, पहली बार में 1, दूसरी बार में 4, फिर 6 आया, पहली बार में 1, दूसरी बार में 5, फिर 6 आया। अब सेम चीज 2, आपका 2 1 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 5 6 3 1 6 3 2 6 3 3 6 3 5 6। अब ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम बनेंगे? इस सैंपल स्पेस में भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेंगे, क्योंकि अब भाई कितनी बार में आ रहा है कोई कंफर्म थोड़ी बता सकते हो, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, कितनी बार भी नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बना, अगेन इस सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो सर जी हम यहां पर किस टाइप की प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे? ऐसे प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम लिमिटेड हो, फिक्स हो, इनफाइनाइट ना हो, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हो गए तो समझ लो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमारे पास समझ में आई, क्लियर है या नहीं है, फटाफट से बताइए, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट में बात करते हैं, अब इवेंट क्या होता है। सेट तो समझ लिया कि सैंपल स्पेस इज अ सेट, अब इवेंट क्या है, अगला टर्म इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स, एक सिक्के को 2 बार आपने उछाला है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टी टी, ये हमारे पास क्या बना बच्चों, पॉसिबल आउटकम, और इनका एक सेट बना जिसे हमने सैंपल स्पेस एस बोल दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सैंपल स्पेस का एक सबसेट बना लो, मान लो एक सबसेट बनाया ए, इसके अंदर सिर्फ 2 इवेंट रखे, या तो दोनों में हेड आया या तो दोनों में टेल आया, ये क्या हो बच्चों, आइदर बोथ आर रेड, सॉरी आइदर बोथ आर हेड और बोथ आर टेल, ये क्या हुआ, ये हमारा एक इवेंट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इवेंट बोलते हैं। इसी तरीके से और इवेंट बना सकते हो, मान लो एक में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ गया, तो ये हमारे पास इवेंट हो गया। इसी तरीके से मान लो आपने दोनों ही हेड ले लिया, ये इवेंट बन गया। इसी तरीके से आपने दोनों ही टेल ले लिया। तो बेसिकली एक्चुअल में सबसेट क्या है, सॉरी इवेंट क्या है, इवेंट इज नथिंग बट जस्ट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट हमारे सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है ना, इवेंट हमारे सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। कि ये पॉसिबल आउटकम्स है, बताइए प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही कॉइन पर टेल आए, तो दोनों ही कॉइन पर टेल आई, ये जो बात मैंने बोली ये एक इवेंट हुआ, तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हम हमेशा एक इवेंट की निकालते हैं। तो जब आपको पता है कि सैंपल स्पेस एक सेट है, तो इसका एक सबसेट तो एम्प्टी सेट भी होता है, तो ये भी हमारे पास एक इवेंट है। हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो सैंपल स्पेस खुद का एक सबसेट हो सकता है। दैट्स व्हाई ये जो हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है ये खुद भी एक इवेंट है, ये खुद भी एक इवेंट है। तो ये हमारे ट्रिवियल बोल सकते हैं, इनको हम ट्रिवियल इवेंट बोल सकते हैं कि हर एक सेट का फिक्स हमारे कुछ इवेंट तो होते ही होते हैं, एक तो एम्प्टी और दूसरा वो इवेंट, वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस खुद। तो ये हमारे पास बच्चों इवेंट की डेफिनेशन हो गई। तो एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। क्लियर है, आई एक बात समझ में? चलिए इसके बाद बात करते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात किया कि कोई सैंपल स्पेस हमने ऐसे लिया, एक डाई को थ्रो करने पर पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा एक सैंपल स्पेस है। ठीक है,
हमने एक इवेंट बोला कि भाई एक इवेंट ई है कि एक डाई को थ्रो करने पर नंबर प्राइम आए, प्राइम नंबर। इवेंट क्या बनाया कि डाई को थ्रो करने पर प्राइम नंबर मिले, तो प्राइम नंबर एक इवेंट बन गया। तो कौन कौन से प्राइम हो सकती है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो 2, 3 एंड 5 आर दी प्राइम नंबर्स। अब हमने डाइस को थ्रो किया, ठीक है। अगर डाई को थ्रो करने पर हमें नंबर 5 मिल गया उसके टॉप पर, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इवेंट ई इज अकर्ड। यानी कि हमको अगर 5 आया तो हम क्या बोलेंगे? इवेंट ई इज अकर्ड। हमको अगर 2 मिल गया तो हम बोलेंगे इवेंट ई इज अकर्ड। हमको अगर 3 मिल गया तो हम बोलेंगे इवेंट ई इज अकर्ड। लेकिन अगर हमको मान लो नंबर 6 मिला तो क्या इवेंट ई अकर हुआ? नहीं हुआ। तो हम क्यों बोलेंगे? इवेंट ई डज नॉट अकर्ड। मान लो हमको 6 मिल गया, हमने तो प्राइम नंबर के लिए चेक किया था, तो अब 2, 3, 5 नहीं मिला, तो मतलब इवेंट ई की अकरेंस नहीं हुई, इवेंट ई डज नॉट अकर्ड। ये चीज होता है बच्चों अकरेंस ऑफ एन इवेंट का, कि जो आउटकम आया अगर वो उस इवेंट का पार्ट है, उस इवेंट का एक एलिमेंट है, तो वो इवेंट अकर करेगा, माना जाएगा कि वो इवेंट अकर कर गया। अगर कोई आउटकम जो आया वो उस इवेंट का पार्ट नहीं है, उस इवेंट का मेंबर नहीं है, तो वो हम क्या बोलेंगे? इवेंट डज नॉट अकर्ड। ये बेसिक टर्म्स हो गई। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट की। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवेंट है, जैसे कि इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। तो जैसे कि मैंने इम्पटी सेट की बात करी थी, तो इम्पटी सेट हमारा इम्पॉसिबल इवेंट आता है, और जो श्योर इवेंट है ये एस फॉर जैसे सैंपल स्पेस होता है, यही एस हमारा श्योर इवेंट आता है। एग्जाम्पल के फॉर्म पर मैं आपसे बोलूं कि एक डाइस को थ्रो करने पर नंबर 10 मिलने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक डाई को थ्रो करने पर नंबर 10 का मिलना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इम्पटी सेट, कि जो इवेंट बना वो इम्पटी सेट बना, तो ये बन गया। इसी तरीके से एक डाई को थ्रो करने पर नंबर लेस देन 7 आए, जो नंबर आए वो 7 से छोटा हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक डाई को थ्रो करेंगे, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4, 5, 6, यही पॉसिबिलिटीज है, तो हमेशा क्या होगा? 7 से छोटा होगा। तो दिस इज इवेंट कॉल्ड श्योर्ड इवेंट। ऐसे इवेंट को हम श्योर्ड इवेंट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एवरीवन क्लियर? यस और नो? चलिए यार देखो, वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और मजा आ जाए उन्हें भी। चलिए आगे पर बात करते हैं, सिंपल इवेंट क्या होता है? सिंपल इवेंट जिसके एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम हो, उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। मान लो ये हमारे पास सैंपल स्पेस था एच एच टी टी एच टी एंड आपके पास टी एच, ये हमारे पास क्या है बच्चों? सैंपल स्पेस है। अब अगर इस सैंपल स्पेस की बात करूं तो इस सैंपल स्पेस के अंदर मान लो एक इवेंट ई बनाया, और इस इवेंट के अंदर हमने h, h ये 2 लिख लिए, ठीक है जी, ये h, h रख लिया, तो ये क्या हुआ हमारा? दिस इज कॉल्ड इवेंट, क्योंकि ये इस सैंपल स्पेस का एक सबसेट है, इसके अंदर सिर्फ एक आउटकम है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ये आपका सिंपल इवेंट बोला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे कि सिंपल सी बात मैंने बोल दी, सिंपल इवेंट का मतलब क्या हुआ? जिसमें केवल एक आउटकम हो। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब जिसमें मोर देन 1 आउटकम हो। एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो, उसको हम कंपाउंड इवेंट की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? जल्दी से बताओ। कंपाउंड इवेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बात करेंगे इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट की। तो एक एग्जांपल आप यहां पर और देख सकते हैं, जैसे कि 6 नंबर को थ्रो किया, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, तो समझ ही गए तुम कि नंबर 10 मिलना इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर लेस देन 7 मिले तो क्या हुआ, है ना? नंबर लेस देन 7, तो पूरे 1 से लेकर के 6 पूरा सैंपल स्पेस आ गया, दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट, तो ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट की। क्लियर है बच्चों? अलजेब्रा ऑफ इवेंट क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, इवेंट क्या है? सबसेट है। किसका? सैंपल स्पेस का। सबसेट की अलजेब्रा क्या होती है? याद है तुम्हें जब तुमने सेट थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ा था? जब भी हमारे पास सेट और सबसेट होते हैं तो उसकी अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? उसकी अलजेब्रा का मतलब कि भाई यूनियन ऑफ 2 सेट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समझ रहे हो?
a माइनस बी माइनस ए, यही तो होती है अलजेब्रा, तो उसी पर बात करने वाले। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इवेंट ए है तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट हम बोलते हैं क्या बच्चों, नॉट ए, ठीक है। और नॉट ए को हम ए के ऊपर ऐसे डैश लगा करके या फिर ए के ऊपर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट का साइन बना करके लिखते हैं कि एक डाई को थ्रो किया, इवन नंबर आए, एक डाई को थ्रो करने पर इवन नंबर का मिलना, ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। इवन नंबर का ना मिलना, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस इवेंट, पिछले इवेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। द इवेंट ए और बी, ए और बी को हम बेसिकली यहां पर ए यूनियन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट ए एंड बी को हम एक्चुअल में यहां पर ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट ए बट नॉट बी, इसको हम बच्चों ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। ए तो हो लेकिन बी ना हो, ए माइनस बी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, ए और बी को, है ना, इवेंट ए और बी को हम और एक तरीके से समझते हैं, ईदर ए और बी भी लिखते हैं, ईदर ए और बी, या फिर इसको हम एटलीस्ट ए और बी भी लिखते हैं, एटलीस्ट ए और बी भी हम लिखते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं ए और बी को जानने के। ए और बी, ओ आर वाला बी, यानी कि ए या बी, ओ आर मतलब कि या वाला, हिंदी में इसको हम, इस ओ आर को हम या पढ़ते हैं, या। अब ए एंड बी, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या ए एंड बी बोथ लिखा हुआ है तो दोनों ही की बात हो गई। तो ये हमारे पास हो गया। अब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो इसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक सैंपल स्पेस एस है, इसके पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6 है, क्लियर। अब आपसे मैंने बोला एक इवेंट बनाया, क्या बनाया बच्चों, प्राइम नंबर, यानी कि 2 3 एंड 5। तो इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1, बट 2 3 5 को हटा दो। इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सैंपल स्पेस से इवेंट ई के मेंबर को बाहर कर दो, सैंपल स्पेस से इवेंट ई के मेंबर्स को बाहर कर दो। तो 1 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 6 आ जाएगा और यहां से 4 आ जाएगा, 1 6 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बाकी के उसके कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए इसी तरीके से इवेंट ए और बी, जैसे मैंने बताया कि ए यूनियन ऑफ बी से रिप्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक इवेंट ई ये है और एक इवेंट आपका एफ यहां पर लिख देता हूं, जो कि लिख दिया मैंने कि 2 4 एंड 6। अब समझना, इवेंट ई है 2 3 5 प्राइम नंबर, इवेंट एफ है 2 4 6 इवन नंबर्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इवेंट ई यूनियन एफ, कि भैया एक ऐसा इवेंट बताइए कि उसमें जो नंबर हो वो या तो प्राइम हो, या तो प्राइम हो या इवन हो, आइदर इट इज प्राइम और इवन नंबर। तो अब देखना, प्राइम और इवन यानी कि ई यूनियन ऑफ एफ निकालना है, तो इसको हम क्या कर दें, यूनियन कर दें, मिला दें। तो कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे इसके अंदर, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सभी इवेंट को लिख लो, जो भी कॉमन इवेंट है उनको 2 बार रिपीट नहीं करना। बेसिक सेट थ्योरी अलजेब्रा ऑफ इवेंट में ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। एक इवेंट को एक ही बार, एक एलिमेंट को, एक जो उसके अंदर का एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार ही हम लेते हैं। तो ये हमारे पास ई यूनियन एफ बन गया। अगर इसी तरीके से यहां पर ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ लिखना है तो बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब कि एक डाई को थ्रो करने पर जो नंबर आए वो इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो बच्चों इसमें सिर्फ एक कॉमन है, वो है 2, क्योंकि 2 इज द ओनली नंबर विच इज बोथ इवन एंड प्राइम। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ गया, ठीक है जी। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि ई माइनस में एफ क्या होगा, मतलब कि एक डाई को थ्रो करने पर एक नंबर मिलना जो कि हमारा एक प्राइम नंबर हो बट नॉट इवन। ई माइनस एफ का मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर तो हो लेकिन इवन ना हो। तो बच्चों देखना, इस सेट में से एफ के एलिमेंट को बाहर कर दो, तो सेट ई में केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो एफ का भी मेंबर है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, सिंपली कि इवेंट ई से 2 को हटा दिया तो सिर्फ बचा 3 कॉमा में एफ। सिमिलरली अगर मुझे यहां पर एफ माइनस में ई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इवेंट एफ में से उन एलिमेंट को बाहर कर दो जो ई के भी मेंबर है।
तो क्या बचे यहां पर, सिर्फ 2 बाहर हो जाएगा, तो यहां पर 4 और 6 आपको बच जाएगा। तो ये सारी की सारी अलजेब्रा मैंने एक ही जगह पर तुमको समझा दी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। चलिए अब बच्चों बात करते हैं यहां पर, व्हाट इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। ऐसे इवेंट अगर मैं बात करूं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि दो ऐसे इवेंट ए और बी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनका इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी है यानी कि फाई है, तो ऐसे इवेंट हमारे क्या होते हैं, ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और सेट थ्योरी की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसी को हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। याद आया, सेट थ्योरी में इसी चीज को तुम डिसजॉइंट सेट पढ़ते हो। तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हुआ, एम्प्टी यानी कि फाई, तो यही हमारा डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन भी होती है वहां पर। और यहां पर इसको प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, जो एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद जो उसमें पूछ रहा है वो आपको आंसर करना होगा। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक साथ 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम्स अप, और जो ऊपर पे नंबर आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, द सम इज ग्रेटर देन 8। पहला इवेंट क्या है, देखो पहला इवेंट है द सम इज ग्रेटर देन 8, सम 8 से बड़ा हो, यानी कि दोनों पर जो टॉप पर आए वो सम 8 से बड़ा हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सम हो हमारा वो या तो 9 हो, या तो 10 हो, या तो 11 हो, या फिर 12 हो। ग्रेटर देन 8 का मतलब है कि सम या तो 9 हो, या फिर 10 हो, या फिर 11 हो, या फिर 12 हो। तो बच्चों अब बताइए इस पर्टिकुलर इवेंट को फॉलो करने वाले कौन कौन से पॉसिबल आउटकम है। 9 सम हमको कब मिलेगा, पहले डाइस पर 3 दूसरे पर 6 है, या पहले पर 6 दूसरे पर 3 है, पहले पर 4 आए दूसरे पर 5 है, या पहले पर 5 आए दूसरे पर 4 है। क्या इसके अलावा किसी और कंडीशन में हमको 9 मिलेगा। ग्रेटर देन 8 बोला, 8 से बड़ा, मतलब कि या तो 9 मिले, 10 मिले, 11 मिले, 12 मिले। क्या सम कभी भी 12 से ज्यादा हो सकता है। कि सर जी आपने 13 सम क्यों नहीं लिखा। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे लाल, बता मुझको, क्या सम कभी भी 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो जो टॉप पर नंबर्स आएंगे उनका सम कभी भी 12 से बड़ा हो सकता है। नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम एक पर 6 आएगा, मैक्सिमम दूसरे पर 6 आएगा, तो 6 + 6 12 हो सकता है। 12 से बड़ा सम तो मिल ही नहीं सकता। दैट्स वाई हम सम कभी 12 नहीं बोल सकते। हाँ 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, और 12 हो सकता है। तो बच्चों सम 9 मिले। अच्छा अभी समझो ना, यहां पर ये सिर्फ सम 9 के लिए लिखा। हाँ जी, सम 9 इस केस में मिलेगा। सम 10 कब कब मिलेगा, सम 10 का केस देखते हैं। यानी कि पहले डाइस पर 4 दूसरे पर 6, पहले पर 6 दूसरे पर 4, ठीक है, पहले पर 5 दूसरे पर 5, ये सम 10 हमको इस केस में मिलेगा। सम 11 कब मिलेगा, पहले पर 5 दूसरे पर 6, या पहले पर 6 दूसरे पर 5, या इस केस में हमको 11 मिलेगा। सम 12 कब मिलेगा, जब दोनों ही डाइस पर हमको 6 और 6 मिल जाए, दोनों ही डाइस पर 6 और 6 मिल जाए। तो इवेंट ए के ये पॉसिबल आउटकम है, नोट कर लेना। इवेंट ए के ये टोटल पॉसिबल आउटकम है 3663 4554 सम 9 मिलेगा, 466455 सम 10 मिलेगा, 5665 सम 11 मिलेगा, 6 और 6 जब सम हमको 12 मिलेगा। इवेंट ए के लिए हो गया। अब दूसरा इवेंट बी देखो, दूसरा इवेंट बी क्या बोल रहा है बच्चों, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब कि दोनों में से किसी भी एक डाई पर 2 आना चाहिए। तो दोनों में से किसी भी एक डाई पर 2 आने का मतलब क्या है कि या तो यहां पर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बच्चों, ऐसे समझना, 1 2 या फिर 2 1 होगा। क्लियर है, 1 2 होगा या 2 1 होगा। इसी तरीके से 2 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 2 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर 2 3 2 4 2 5 एंड आपके पास 2 6 पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है।
21, 22, 23, 24, 25, 26 या फिर दोनों डाइस पर 2, आइदर का मतलब है कि दोनों पर आ सकता है या फिर एक में तो कम से कम आना ही चाहिए। तो 1 2 2 1 पॉसिबल हो गया, उसके बाद 2 2 पॉसिबल है, 2 3 2 4 2 5 2 6। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3 2, उसके बाद 4 2, फिर यहां पर 5 2 और फिर यहां पर 6 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम बनेगा नहीं बन सकता। ये हमारा इवेंट बी हो गया। इवेंट सी की बात करते हैं। इवेंट सी क्या लिखा था? द सम इज एटलीस्ट 7 एंड द मल्टीपल ऑफ 3। सम कम से कम 7 हो और 3 का मल्टीपल हो। सम कम से कम 7 और 3 का मल्टीपल, यानी कि सम, समझे ना, सम कम से कम 7 हो और यानी कि एंड वाला और, एंड वाला और, अब मल्टीपल ऑफ 3। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि सम क्या क्या पॉसिबल है, या तो 9 होगा या तो 12। यानी कि इस केस में या तो सम हमको 9 मिलेगा, तो 9 की पॉसिबिलिटी क्या हो गई बच्चों? 3 6 या 6 3 या 4 5 और 5 4, ये पॉसिबिलिटी हो गई 9 की। 12 की पॉसिबिलिटी हमारे पास सिर्फ 6 कॉमा में 6, ये 12 की पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 इवेंट हमारे बन गए, ए बी एंड सी। एक इवेंट ए आप यहां पर देख सकते हो, उसके सभी आउटकम देख सकते हो। इवेंट बी आप यहां पर देख सकते हो, उसके सभी आउटकम देख सकते हो। एक इवेंट सी आप देख सकते हो और उसके सभी आउटकम यहां पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब आप देख करके बताइए, क्या इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ कॉमन है? इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ कॉमन है? नहीं, क्योंकि इवेंट ए में मिनिमम सम 9 है जबकि इवेंट बी में मैक्सिमम सम 8 है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी आपका एम्प्टी है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इवेंट ए की बात करूं और इवेंट सी की बात करूं तो ए इवेंट सी के बिल्कुल डिसजॉइंट है, तो ये भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि बी और सी में कॉमन है ना, तो हम बोल सकते हैं कि बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ठीक है, बी एंड सी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। आई बात क्लियरली समझ में? हाँ, ए और बी है, ए और सी है, लेकिन बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि बच्चों सम एटलीस्ट 7 में 9 सम आता है और 9 सम हमने आपका इवेंट ए में भी गिना था, क्योंकि ग्रेटर देन 8 से बड़े में तो 9 10 11 12 सब आया था। दैट्स वाई ए आपका, सॉरी एक सेकेंड मैं गलत लिख दिया ना, रुक जाना, सॉरी 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 सॉरी। हाँ जी, इवेंट ए, हाँ जी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इवेंट ए और सी आर नॉट डिसजॉइंट, मैंने गलत लिख दिया ना। अच्छा, यहां पर गलत लिख दिया है, आर नॉट डिसजॉइंट। क्यों? क्योंकि इवेंट ए और सी में अगर हम देखें तो मैंने एक्चुअली बी और सी वाली कहानी लिख दी। चलो सॉरी बच्चों, ठीक कर लेना। अच्छा, और यहां पर क्या डिसजॉइंट नहीं है? हाँ जी, तो यहां पर ए एंड सी, हाँ जी लिख लेना, ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन हम देख सकते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट है, साथ ही साथ यहां पर हम देख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी ये भी आपका एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी एम्प्टी सेट है, बी और सी एम्प्टी है, यानी कि बी एंड सी का इंटरसेक्शन 5 है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन 5 है। तो ये दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो इवेंट बी था, एक्चुअल में इवेंट ए था, मैंने बी के रिस्पेक्ट में लिख दिया था। क्लियरली समझ में आ गया बच्चों? तो ये हमारे पास कहानी बन गई कि बताना था कि विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन से पेयर ऑफ इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर है? चलिए, यहां तक समझ में आया सभी को? फटाफट से बताइएगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं। नाम से समझ में आ रहा है एग्जॉस्ट हो जाना, जो खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास एस, जिसके अंदर आउटकम है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखना, इसके अंदर मैंने 2 इवेंट लिए आपके, एक इवेंट ए लिया, ठीक है, इस इवेंट के अंदर मैंने कुछ आउटकम रख लिया आपके 1 2 3 एंड 4, और एक इवेंट बी लिया
हमने देखा बी के अंदर रखा मैंने 4, 5 एंड 6 को रखा, ठीक है। इवेंट बी के अंदर 4, 5 एंड 6 तीन आउटकम को रखा। अब समझना ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा पूरे सैंपल स्पेस एस के बराबर होगा। ए यूनियन ऑफ बी हमारे पूरे सैंपल स्पेस एस के बराबर है। तो इस तरीके से ए एंड बी हमारे क्या बोले जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे बच्चों, एग्जॉस्टिव इवेंट बोले जाएंगे। इनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब कि दो इवेंट जिनका यूनियन, या 3 इवेंट या 4 इवेंट या 5 इवेंट जिनका यूनियन पूरे सैंपल स्पेस एस के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। अब मान लो एक इवेंट सी मैंने लिखा यहां पर 1 2 3 4, इवेंट सी मैंने लिखा यहां पर 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि ए यूनियन ऑफ सी, ए यूनियन ऑफ सी भी सैंपल स्पेस एस के बराबर है। ए यूनियन ऑफ सी भी सैंपल स्पेस एस के बराबर है। ए इंटरसेक्शन ऑफ सी हमारे पास फाई है, इंप्टी है। तो अब जब यूनियन ऑफ टू सेट सैंपल स्पेस के बराबर हो गया, उनका इंटरसेक्शन अगर फाई है, तो ऐसे इवेंट को हम, यानी कि ए एंड सी आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। यानी कि इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे और एग्जॉस्टिव भी बोलेंगे। यानी कि ये आपके दोनों कैटेगरी में आ गए, जो एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। तो यानी कि अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर, इंटरसेक्शन उनका फाई है, तो ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हम दोनों बोलते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली बात हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट से रिलेटेड हो गई। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर के वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उधर पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो देन आपको कोई भी नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे नोट्स आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। इट इज क्लियर? पक्का, कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, नो हेड अपीयर्स। तो पहले तो देखना, अगर एक सैंपल स्पेस ऐसे बनाता हूं एक सिक्के को 3 बार उछालने का, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि तीनों पर हेड आ सकता है या तीनों पर टेल आ सकता है, एच 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 टी टी टी। इसके अलावा 2 हेड और 1 टेल पॉसिबल है, यानी कि एच एच टी पॉसिबल है। उसके बाद एच टी एच पॉसिबल है, या फिर टी एच एच पॉसिबल है। इसके अलावा बच्चों 2 टेल और 1 हेड आ सकता है, मतलब कि टी टी एच पॉसिबल है, टी एच टी पॉसिबल है, या फिर एच टी टी पॉसिबल है। ये टोटल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पॉसिबल आउटकम बन गए। अब इवेंट ए हमारे पास है बच्चों, नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड ना आए। तो इस इवेंट के अंदर नो हेड अपीयर्स मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल आउटकम आ सकता है, तो टी 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 बन गया। बी है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, बी इवेंट है केवल 1 हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली 1, यानी कि इसमें एच टी एच टी हो गया या फिर टी टी एच हो गया, उसके बाद हमारे पास एच टी टी हो गया, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। उसके बाद बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। इवेंट सी हमारे पास क्या है बच्चों, इवेंट सी है कम से कम 2 हेड। जब कम से कम एटलीस्ट 2 हेड बोल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा तो 3 भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर पर सबसे पहले तो एच 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 को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, 3 तो हो ही सकते हैं। अब देखना, इसके अलावा एच एच टी हो गया, टी एच एच हो गया, या फिर एच टी एच हो गया, ये पॉसिबिलिटी आ गई। क्लियर है? हाँ जी, तो ये हमारे पास 3 इवेंट बन गए। आई बात समझ में? फटाफट से बताइए क्लियर है, यस और नो? सब में नहीं लगाया तो इसमें भी क्यों लगा रहे हैं? चलो अब बताना है कि डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है? पहले इवेंट पर देखो तो टी 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 है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम ए इंटरसेक्शन बी देखें, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? टी 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 कुछ भी कॉमन नहीं है।
ए इंटरसेक्शन बी 5। अब अगर मैं यहां पर बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बी में तीनों एच फिर 2 एच, यहां पर 2 टेल, यानी कि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और सी की अगर मैं बात करूं तो क्या इवेंट ए और सी में कुछ कॉमन है? नहीं, तो इवेंट ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे इवेंट है बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जॉस्टिव, तो अगर मैं यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी करता हूं तो क्या मिलेगा? सब शामिल हो जाएंगे, टी 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 मिल गया। देखना काउंट कर लो, ये 3 + 4 7 + 1 8, टोटल 8 हो गए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास कितना? अच्छा, कुछ कॉमन भी नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं है। तो अगर मैं ये देख रहा हूं कि तीनों को मिला देता हूं तो पूरा सैंपल स्पेस एस मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव भी हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। चलिए, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी बन गई। आई बात समझ में क्लियरली? यस और नो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में जुड़ते जाएं। क्लियर एवरीवन? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी की एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले, अगर कोई एस हमारा सैंपल स्पेस है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस एस है, द प्रोबेबिलिटी पी, जो प्रोबेबिलिटी पी है, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन के तौर पे होता है, हुज डोमेन इज द पावर सेट ऑफ एस, जिसके डोमेन में उस सैंपल स्पेस एस के पावर सेट होंगे। पावर सेट का मतलब है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट याद है, सेट थ्योरी में पढ़ा था। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी एक सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन पावर सेट बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो जिसका डोमेन क्या है बच्चों? पावर सेट ऑफ एस है। ये पी ऑफ एस में डिनोट कर रहा हूं पावर सेट ऑफ एस से, और ये पी दोनों अलग अलग पी कर देता हूं। ये पी हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है? जिसका डोमेन क्या है बच्चों? इसका डोमेन है आपके पास पावर सेट ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस के सभी सबसेट का कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट। और इसकी जो रेंज है, या कोडोमेन बोलूं या रेंज बोलूं, वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 है, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी कुछ भी 0 या 1 के बीच में लाई करती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना तो कभी 0 से छोटी हो सकती है, ना ही कभी 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन उस सैंपल स्पेस के जो पावर सेट है वो उसका डोमेन है, और उसकी रेंज क्लोज इंटरवल 0 से 1 है। क्लियर? आगे पर बोल रहा है एंड दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये क्या सेटिस्फाई करता है? फॉर एनी इवेंट ई। अब इसका कोई इवेंट मतलब कि इस पावर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे, पावर सेट के अंदर तो सभी सबसेट है, हर सबसेट एक इवेंट है। तो फॉर एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। सैंपल स्पेस जो कि खुद भी एक इवेंट हुआ, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। और तीसरा कंडीशन यहां पर यह है कि अगर इवेंट ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ऑफ एफ, अब 2 इवेंट का यूनियन भी एक सेट बना, तो वो भी क्या हुआ? पावर सेट के अंदर होगा। तो ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी पीई प्लस में पीएफ के बराबर होती है। ये चीज मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको विद प्रूफ समझाऊंगा, इसको तो मैं प्रूफ के साथ समझाऊंगा। ठीक है,
ये ऐसे हवा में बातें नहीं, सब प्रूफ के साथ समझेंगे। तो बेसिकली अभी ये समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की 0 से बड़ी होगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर क्या है बच्चों। नंबर 1 कि उस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम है, हर एक आउटकम एक सिंपल इवेंट बनाएगा, तो पर्टिकुलर हर एक सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। हर एक सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का, अब जितने भी सिंपल इवेंट हैं या किसी सैंपल स्पेस पे जितने आउटकम है, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी का अगर मैं सम कर दूंगा तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन में ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। क्लियर कि बच्चों कोई सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम है, हर एक आउटकम के इवेंट, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि फॉर एनी इवेंट ए, किसी भी इवेंट ए के लिए, इवेंट ए क्या हुआ, इवेंट ए एक सबसेट हुआ, ठीक है। तो कोई इवेंट ए है, इस इवेंट ए के अंदर मान लो सैंपल स्पेस के कुछ एलिमेंट है, W1, W2 एंड W3, ये 3 एलिमेंट है हमारे सैंपल स्पेस के। तो इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर 3 आउटकम है, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 के बराबर होगा। तो बच्चों फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ P ओमेगा I, जहां पर ओमेगा आईज आर द मेंबर ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट ए के मेंबर्स हैं। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गई, 3 रिजल्ट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हमें बहुत आगे पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई बात क्लियरली समझ में, यस और नो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन हमारे पास, पहला सवाल, लेट अ सैंपल स्पेस बी एस, एस हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है जिसके अंदर आउटकम है ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट 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 ओमेगा 6 पॉसिबल आउटकम्स है। Which of the following assignment of probabilities to each outcomes are valid? कौन सी आउटकम्स जो यहां पर हमको गिवन है वो वैलिड है, ये हमको बताना है। क्लियर। तो सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पर बात करूं कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, अगर मैं सबका सम करता हूं, सबका सम करता हूं तो 1 के बराबर आएगा। तो ये आपका कंप्लीटली वैलिड है, पहला वाला आपका वैलिड होगा। दूसरे वाले में पहले का 1, दूसरे के 0, तीसरे के 0, चौथे के 0, पांचवे के 0, छठवें के 0, ठीक है, सिर्फ एक की 1 हमने रखी है। तो बच्चों क्या हुआ, सबका सम करोगे 1 आएगा। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो मतलब कि अगर कोई भी सैंपल स्पेस के आउटकम, अगर हमें ये 3 रूल फॉलो कर रहे हैं, ये 3 चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा वैलिड है। यहां पर देख सकते हो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, क्लियर है, सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट्स वाई ये भी आपका वैलिड है। इसके बाद 1/8 2/3 1/3 1/3 माइनस का 1/4, निगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती, ये हमारा नॉट ट्रू, ये कभी भी ट्रू आपका नहीं हो सकता। नीचे पर 1/12 1/12 1/6 1/6 1/6 3/2, कभी भी एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी हमारा ट्रू नहीं होगा। तीसरे वाले में बात करते हैं, क्या है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 0.6। मुझे मालूम है थोड़ा सा नीचे पर कट रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आई थिंक समझ में आ रहा है, फिर से पढ़ देता हूं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, देख करके तो लग रहा है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। लेकिन अगर मैं यहां पर सबका सम कर दूं 0.1, अब समझना, सम कर दो तो कितना बनेगा, 6 + 5 11 11 + 4 15 15 + 3 18 18 + 2 20 20 + 1 21। तो सबका सम यहां पर 2.1 आएगा। सम कितना आएगा, 2.1। और हमने क्या बताया कि सम ऑफ P ओमेगा I ऑलवेज इक्वल टू 1। जो भी हमारे पास आउटकम्स है उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला भी हमारा नॉट ट्रू हुआ, यानी कि ये भी हमारा सही नहीं है। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। एवरीवन क्लियर, यस और नो?
चलिए, तो ये पर्टिकुलर चीजें हमें अच्छे से समझ लेनी है। अब बात करते हैं हम यहां पर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब सिंपल सी बात, ऑल आउटकम्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अगर सभी आउटकम्स हमारे इक्वल प्रोबेबिलिटी के हैं तो उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स यानी इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं, है ना। इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास इक्वली लाइकली कि भाई फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस किया, हेड आना और टेल आना इक्वली लाइकली है ना। एक डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ध्यान से देखो कि आप लोग 10th क्लास में बेसिक प्रोबेबिलिटी तो पढ़ करके आए हो ना, कि भाई एक डाई को थ्रो करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, याद है। अब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इसी तरीके से एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी क्या होती 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये सब क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। जब तक इक्वली लाइकली तभी तो गेम चल रहा है। इक्वली लाइकली नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आएगी ना, फिर तो फेवरेबल हो गया ना कि भाई अनबायस्ड हो गया, है ना। तो दैट्स व्हाई ये इक्वली लाइकली आउटकम्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सैंपल स्पेस पे मान लो, ऐसे समझना, किसी सैंपल स्पेस एस में मान लो ω1 W1 W2 W3 Wn कितने आउटकम्स हैं, n आउटकम्स हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, ω_n या Wn बोल दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है तो इसका मतलब क्या होगा, P ऑफ W1 इक्वल टू P ऑफ W2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू P ऑफ Wn। सबकी प्रोबेबिलिटी 1 में n के बराबर आएगी। सबकी प्रोबेबिलिटी 1 में n के बराबर आएगी क्योंकि सब इक्वली लाइकली है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, n है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आई थिंक क्लियर है सबको। है ना। अब सोचने वाली बात है ना कि मान लो तुम हो और तुम्हारा एक दोस्त है, दोनों को एक ही मोहतरमा पसंद आ गई, ठीक है। तो अगर दोनों दिखने में बराबर स्मार्ट हैं तो क्या बोलोगे कि भाई इक्वली लाइकली है ना, इक्वली लाइकली है कि आपको एक मोहतरमा पसंद आई है, किसी के लिए वो हो जाए, है ना, मतलब कि किसी एक पर फेवर हो जाए, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है। अब सोचो एक बहुत स्मार्ट और तुम ठहरे कतई, है ना, तो अब क्या हो गया, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी तो कम होगी ना भाई। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कम तो क्या बोलोगे, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है ना, तब तो गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं, चलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इक्वली लाइकली का मतलब समझ गए ना कि चांस दोनों में बराबर है, और कई बार चांस बराबर नहीं होते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाया, है ना। तो डिपेंड्स कि चांस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। तुम लुक्खेबाजी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारे चांस 0 हो जाएंगे ना यार, धीरे धीरे धीरे। एक है जो बिल्कुल वेल मैच्योर्ड, पूरा कंप्लीट पैकेज, तो उसकी तो समझ गए ना, चांसेस बढ़ गए उसके। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी आप ये चीज 10th क्लास में पढ़ करके आए थे, तो आपके लिए बहुत आसान लगेगी। फॉर अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, किसी फाइनाइट सैंपल स्पेस के लिए विद इक्वली लाइकली आउटकम, जिसके अंदर आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस के बराबर, यानी कि उस पर्टिकुलर इवेंट में नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में पूरे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम। तो एक्चुअल में क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम मतलब कि उस पर्टिकुलर इवेंट में कितने आउटकम है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो ये चीज हमारे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में आ गई।
चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। समझिएगा ध्यान से, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली। अगर हर एक आउटकम आपका इक्वली लाइकली है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड विल बी डायमंड नॉट एन एस, अ ब्लैक कार्ड दैट इज अ क्लब और स्पेड, नॉट अ डायमंड, नॉट अ ब्लैक कार्ड। देखो ये तो बहुत सारे बच्चे आंसर कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों को दिक्कत आ जाती है भाई जिन्होंने कभी भी कार्ड्स नहीं खेले हैं या देखे। तो मैं आपको बिल्कुल भी प्रेरित नहीं कर रहा हूं या मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप जाएं, हमारे सर ने बोला है कि कार्ड्स खेल के आओ, लेकिन बेटा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पेपर में कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए बेसिक चीजें मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊं, पूरी व्यवस्था लेकर के आओ यार। देखो सबसे पहला ये जो है, इसको हम इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। इनको हम आपका क्लब बोलते हैं। ये वाले कार्ड्स को हम डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड, जो चमक रहे हैं। उसके बाद इसको हम बोलते हैं हार्ट और इसको हम बोलते हैं आपका स्पेड। तो 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, नंबर 1 क्लब, नंबर 2 डायमंड, नंबर 3 हार्ट एंड नंबर 4 स्पेड। अब यहां पर अगर आप देखेंगे हर टाइप के टोटल 13 कार्ड्स हैं। ये अगर आप ध्यान से देखो तो क्लब के 13, डायमंड के 13, हार्ट के 13 और स्पेड के 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं। पहले तो इसको हम एस पढ़ते हैं, इसको एस पढ़ते हैं। ये जो भी कार्ड्स होते हैं इनको एस पढ़ते हैं, ए लिखा होता है, ए फॉर एस होता है। उसके बाद इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको जैक है ना, इसको लिख देता हूं। इसको हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, जैक पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम आपका क्वीन पढ़ते हैं और इसको हम आपका किंग पढ़ते हैं। क्लियर, जैक, क्वीन और किंग। ये जो कार्ड्स होते हैं इनको बेसिकली बच्चों हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो ये हमारे पास फेस कार्ड है। क्लियर है, ये जितने भी हमारे पास टोटल कार्ड्स दिख रहे हैं जिनमें चेहरे बने हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द फेस कार्ड। क्लियर, और बाकी इसको हम एस बोलते हैं। तो ये एस, ये एस, ये एस। अब आप देख सकते हैं कि टोटल 4 जैक हैं, टोटल 4 क्वीन है, टोटल 4 किंग है, टोटल 4 10 है, टोटल 4 9 है, टोटल 4 8 है। इस तरीके से हर कार्ड 4-4 है। ठीक है, टोटल 26 कार्ड ऐसे हैं जो रेड हैं, टोटल 26 कार्ड ऐसे हैं जो आपके ब्लैक हैं। तो हर तरीके से अब ये चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 टोटल कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड आप निकाल लो बिना देखे। हर एक कार्ड के मिलने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हमसे पूछा अ डायमंड, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट ई मान ले बोल देते हैं, अ डायमंड। तो डायमंड के मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, कितने डायमंड कार्ड है, टोटल 13 डायमंड कार्ड है, अपॉन में टोटल कितने कार्ड्स की डेक है 52, तो 13 अपॉन में 52 यानी कि 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। कितनी आ गई, 1/4। नॉट एन एस, एक एफ, एक इवेंट हमने बोल दिया, नॉट एन एस। तो अब आपको पता है कि अगर मुझे इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल 4 इक्के होते हैं, बाकी के 48 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो एस नहीं होते हैं। तो 48 पॉसिबल अपॉन में 52, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 अपॉन में 13 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 13। इसी तरीके से अब ब्लैक कार्ड, एक इवेंट हमने ई एफ, एक इवेंट जी बोल देते हैं, समझना। अब ब्लैक कार्ड यहां पर इसको इवेंट जी बोल देता हूं या बी बोल देता हूं, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड। तो देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड कितना हो जाएगा, कितने ब्लैक कार्ड है, 13 ये ब्लैक कार्ड, 13 ये ब्लैक कार्ड, टोटल 26 ब्लैक कार्ड। कितने हो गए, टोटल देयर आर 26 ब्लैक कार्ड। तो 26 अपॉन में 52 यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद क्या है, नॉट अ डायमंड, समझिएगा। तो बच्चों नॉट अ डायमंड का मतलब क्या हुआ,
बी हो गया, मान लो हमने यहां पर ई कॉम्प्लीमेंट। अब समझ ना, अ डायमंड अगर हमारे पास इवेंट ई है तो नॉट अ डायमंड इवेंट को हम ई का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस में उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। तो इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस में उस इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना बन जाएगा 1 अप माइनस में ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो कितना आ जाएगा 3/4 नॉट अ डायमंड की। उसके बाद 5वें नंबर में हमारे पास है नॉट अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, अब हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ब्लैक कार्ड ना हो। तो ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1 माइनस का 1/2 कर दोगे तो ये भी 1/2 हमको निकल करके आ गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई कि जब कोई इवेंट है उसके नॉट यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट लिख करके उसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों इसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आप सभी ने सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू होता है आपके पास एन ऑफ ए प्लस में आपके पास एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। सेट थ्योरी में फॉर्मूला सबने पढ़ा था, क्लियर? मैं बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ए और बी दो हमारे सबसेट होते थे। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ आउटकम इन सेट बी माइनस में नंबर ऑफ आउटकम ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यहां पर हमने एक बार इसलिए माइनस किया क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट को यहां पर और यहां पर दो बार गिन लिया था, इसलिए एक बार माइनस करके हमने बैलेंस बराबर कर दिया, इक्वेशन बराबर आपकी कर दी। अब देखना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिंपल सी बात, यहां पर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड किया, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड किया, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड किया, और यहां पर भी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो? तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ये हमारे पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकल करके आ गई। आई बात समझ में या नहीं आई? फटाफट से मुझे आंसर लिख करके बताइए। क्लियर है? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो यहां से अगर मैं सब में ऑल पॉसिबल आउटकम, जो कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम टू द इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ आउटकम टू द इवेंट एस। तो अगर ये है तो क्या मैं इसका इस्तेमाल यहां पर नहीं कर सकता कि एन ऑफ एस से डिवाइड करके कैसे कर लिया? मतलब एक समझने का तरीका हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहां पर आपका क्या लिख सकते हैं कि एक आसान तरीका यह हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी। माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगी। चलिए, ये हमारे पास ए यूनियन बी आइदर ए और बी की प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए, इसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, जो कि मैंने बताया कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 माइनस में उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको याद रखना है। क्लियर? नंबर 3 पे अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम सभी ने सेट थ्योरी में ये वेन डायग्राम तो देखा ही होगा। क्लियर है? ये पूरा रिप्रेजेंट करता है हमारे सैंपल स्पेस एस को। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है? इस सैंपल स्पेस का एक इवेंट ये सर्किल हो गया, दूसरा इवेंट ये सर्किल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन होता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इतने पोर्शन की, सिर्फ ये वाला, इसको हम ए माइनस में बी बोलते हैं। दोनों के बीच में जो कॉमन वाला पोर्शन उसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा,
इसको हम b माइनस में a बोलते हैं। तो अब इसको अगर हम ध्यान से समझे तो हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस b इंटरसेक्शन ऑफ b और इंटरसेक्शन b माइनस में a, ये तीनों के तीनों अगर आप देखो तो डिसजॉइंट होते हैं, यानी कि ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये हमारे क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज मैं और यहां पर बताना चाहूंगा, ये चीज मैंने आपको बता दी कि P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि इफ मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B आर 0, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं दैट इज कि A इंटरसेक्शन B इवेंट अगर हमारा इंप्टी है तो उसमें कितने आउटकम होंगे? 0 आउटकम होंगे। तो अब बताइए, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में n ऑफ S, मतलब कि 0। तो इसका मतलब अगर दो इवेंट हमारे कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, है ना। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, अगर दो इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इट इज इंप्लाइज दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 होगा। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। तो अगर तो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी क्या बनेगा? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। तो अगर हमें कभी ये चेक करना है क्या दो इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बात क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से बताइए, क्योंकि मैंने अब इसी का यूज यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, कि भाई यहां पर देखना a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, तीनों हमारे आपके क्या है बच्चों? 0 है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सा, ये तीनों हमारे 0 हैं, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में बी अगर हम एक तरीके से बात करें तो क्या पार्ट बना? इसके लिए हम क्या करेंगे? पूरे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ए माइनस बी, यानी कि ओनली ए बट नॉट बी। ओनली ए बोलूं या ए बट नॉट बी बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में ए जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे पर ये तुम्हें काम में आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी के थ्रू हम डिनोट करते हैं, या बी माइनस ए का मतलब है बी बट नॉट ए। क्लियर? अच्छा, और यहां पर लिख दिया फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें यहां पर बताने वाला हूं, वो ये है, आप सभी ने पढ़ा होगा बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। क्या पढ़ा होगा? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से हमें मालूम है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझना बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को एक्चुअल में हम क्या लिखते हैं? नीदर ए नॉर बी। ये बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम नीदर ए नॉर बी के थ्रू हम डिनोट करते हैं। तो अगर कभी भी हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बराबर होगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी के बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से
निकल करके आता है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनका अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये नोट कर लीजिए। अब पहला सवाल हमारे पास है, इवेंट्स E एंड F आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F, समझना, नॉट E और नॉट F लिखा है, नॉट E और नॉट F, मतलब E कॉम्प्लीमेंट और को यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट F मतलब कि F कॉम्प्लीमेंट। तो E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है पता है? बाई डिमॉर्गन्स लॉ अगर मैं बात करूं, बाई डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, सेट थ्योरी में आपने चैप्टर पढ़ा था, बाई डिमॉर्गन्स लॉ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है E इंटरसेक्शन F के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। किसके बराबर होता है? E इंटरसेक्शन F के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या हम लिख सकते हैं कि E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट बराबर E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी के बराबर, जिसका मतलब है कि 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E, है ना, इसको वापस से लिख देता हूं, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन आपका F। चलिए पूरी सेट थ्योरी चल रही है यहां पर, आ जाओ। तो हमको इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, किसकी? हमको गिवन है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट 0.25, कितना गिवन है बच्चों? 0.25। स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां से अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझना, एक तरीके से ये हमको गिवन है 0.25, ठीक। हमको अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से इसको माइनस कर दो, तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन आपका F, इसको ऐसे E कॉम्प्लीमेंट यूनियन में F कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75। अब आप देख सकते हैं कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल टू 0, भाई जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कुछ भी कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन है नहीं तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0। लेकिन यहां पर हमें 0.75 मिला, इसका मतलब है क्या बोलेंगे कि E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बेसिकली हमारा यही जानना चाह रहा था कि आपको ये पूरी अलजेब्रा पता है कि नहीं पता है। आई बात क्लियरली समझ में या नहीं आई? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। क्लियर है? तो E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलिए आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टूडेंट अनिल एंड अशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में अपीयर करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.5। मान लो एक इवेंट ए है, अनिल विल क्वालिफाई, और बी एक इवेंट है दैट इज अशिमा विल क्वालिफाई, अशिमा विल क्वालिफाई, ठीक है। ए इवेंट है हमारे पास अनिल विल क्वालिफाई, बी एक इवेंट है हमारे पास अशिमा विल क्वालिफाई। तो अब देखना हमारे पास गिवन है अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल के क्वालिफाई करने की कितनी है? 0.05। अशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, अशिमा के इवेंट को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.10। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02, यानी कि दोनों क्वालिफाई कर पाए, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.02 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहले नंबर पर निकालना है,
A, both Anil and Asma will not qualify the examination. Both Anil and Ashima will not qualify the examination. तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? Both Anil and Asma will not qualify the examination, मतलब कि neither Anil nor Ashima will qualify the examination. यही मतलब हुआ ना, क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब कि दोनों ना क्वालिफाई कर पाए, दोनों में से कोई ना क्वालिफाई कर पाए, ना तो अनिल कर सके ना ही अशिमा कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीदर अनिल नॉर अशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले आगे पर बोल रहा है, अगर मैं यहां पर निकालू प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ए यूनियन बी, तो ये आपके पास आएगा P ऑफ ए प्लस में P ऑफ बी माइनस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो P ऑफ ए हमारे पास 0.05 है, B हमारे पास 0.10 है, ये 0 में हमारे पास 0.2 है। तो कितना आ गया? 15 में से 2 माइनस हो गया आपके पास 13, तो 0.13। ठीक है जी। अब अगर आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस में 0.13, तो हमारे पास कितना आएगा? 0.87। कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.87। क्लियर है? तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि बोथ अनिल एंड अस्मा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अनिल और अस्मा में से कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई ना कर सके, कोई ना कर सके। तो नीदर अनिल नॉर अस्मा क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ये कंडीशन बनेगी। और नीदर अनिल नॉर अस्मा का मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है ना, समझे ना, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है ईदर ए और बी। तो एक्चुअल में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है नीदर ए नॉर बी। तो ये हमें इसमें हेल्प मिल सकती है। क्लियर है बात? समझ में आई? बात समझ में? डन है? ओके जी। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया। 0.87 इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकल के आ गई। आगे पर बात करते हैं बी पार्ट में। बी पोर्शन में क्या निकाले? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब समझना, यहां पर समझना, एक्चुअल में एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब कि ए क्वालिफाई कर पाए तो बी ना कर पाए, बी ना कर पाए तो ए ना कर पाए, या फिर दोनों ना कर पाए। समझे? यहां पर क्या क्या चीजें आ गई? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। जैसे कि हमें समझना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि बोथ, समझ रहे हैं यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? बोथ क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, बोथ क्वालिफाई द एग्जाम। उसी तरीके से बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है एटलीस्ट, क्या रिप्रेजेंट करता है? एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, कम से कम दोनों में से कोई एक एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाए। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। समझ गए? तो एक तरीके से अगर हमें निकालना है कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, तो 1 माइनस में 0.02, तो ये हमारे पास 0.98 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.98 हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाएगी बी वाले पोर्शन की। ठीक है। सी नंबर में क्या पूछ रहा है बच्चों? ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। ओनली वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ? मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए,
या ए करे बी ना करे, ए करे बी ना करे, या फिर बी करे ए ना करे। आपको पता है कि दोनों इवेंट ए माइनस बी और बी माइनस ए, अभी मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों कैसे इवेंट होते हैं, हमेशा डिसजॉइंट, मतलब कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो अगर मुझे किसका निकालना है कि क्या पूछ रहे थे यहां पर, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ, अनिल करे अशिमा ना करे, या फिर अशिमा करे अनिल ना करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में ए के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए के बराबर होगी। इसका मतलब ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी, ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। चलो तो यहां से सॉल्व कर लो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 0.05, माइनस कर दिया 0.02, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 0.10, फिर माइनस कर दिया 0.02, तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.03 प्लस में 0.08, तो यहां से 0.11 आंसर क्या बनेगा, 0.11 आंसर बन जाएगा, जिसमें क्या पूछ रहा है बच्चों कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कि केवल और केवल एक ही एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, क्लियर है। चलिए आगे पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी, 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will studying mathematics or biology. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा। ए हमारे पास स्टडी मैथमेटिक्स का इवेंट हो गया, स्टडी मैथमेटिक्स है ना, इसको पूरा तो मैं सॉल्व करूंगा भी नहीं। बी एक इवेंट हो गया स्टडी बायोलॉजी, स्टडी बायोलॉजी। अब समझना हमारे पास क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी हमसे पूछ रहा है। पी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 40%, यानी कि 40% का मतलब 40/100। पी ऑफ बी का मतलब क्या है 30%, तो 30% का मतलब हुआ 30/100। दोनों स्टडी बायोलॉजी, 10% क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 10% का मतलब हुआ 10/100। आपसे पूछ क्या रहा है, स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी पूछ रहा है, तो जो कि पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। इस फॉर्मूले में रख दो सभी वैल्यूज को, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल। परसेंटेज का था इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख के बता दिया, परसेंटेज का मतलब 40/100 कर दो, 30/100 कर दो, 10/100 कर दो, तो वो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, जो 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पर जिसपे ग्रेडिंग की जाती है, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8। एक इवेंट है पासिंग फर्स्ट एग्जाम, ठीक है। बी एक इवेंट है, मान लो आपके पास पासिंग सेकेंड एग्जाम। अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारे पास कितना गिवन है, एक रैंडमली एक स्टूडेंट को आपने चूज किया है जिसका पहले एग्जाम को क्वालिफाई करने का पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन 0.8। क्लियर है,
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जामिनेशन इज 0.7। ठीक है जी, सेकेंड एग्जाम को क्वालिफाई करने का है 0.7। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी पासिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम 0.95 है, 0.95 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूले में रख दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम। तो कर लोगे ना सब लोग, निकाल लोगे कि ए यूनियन बी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों पासिंग बोथ, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूले में रखोगे कि P ऑफ A यूनियन ऑफ B इक्वल टू P ऑफ A प्लस में P ऑफ B माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अगर ये निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A प्लस में P ऑफ B माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन ऑफ B के बराबर। तो यहां पर रख दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? बहुत ईजी है। रख करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो ठीक है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी 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 फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ a student will pass the final examination, फाइनल एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। मतलब कि इंग्लिश को भी पास कर रहा है और हिंदी को भी पास कर रहा है, दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंग्लिश को मान लो इंग्लिश पास करना कर दिया, ई एच है मतलब हिंदी पास करने की प्रोबेबिलिटी, तो ई इंटरसेक्शन एच रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1। नीदर का मतलब क्या हुआ? नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी गिवन है? 0.1। समझे ना? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज, किसी को भी ना करने की, नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, तो ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट जो कि 0.1 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, पी ऑफ ई अगर हमारे पास 0.75 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? पी ऑफ एच हमें बताना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इधर पे जाओ, 0.1 गिवन है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ऑफ एच 1 माइनस में 0.1 यानी कि 0 पॉइंट में आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.9। तो ये 0.9 मिल गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। क्लियर है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। सिंपल, ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट हमको 0.1 है, तो ई यूनियन एच हमारा 1 माइनस में 0.1 दैट इज 0.9। अब हमें ये निकालना है, तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि पीई यूनियन एच बराबर पीई प्लस पी एच माइनस में पीई इंटरसेक्शन एच। तो बस ये निकालना है, बाकी सबको लेफ्ट राइट कर दिया, आंसर आ जाएगा। डन है? चलिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। आप समझे ना, ए एक इवेंट है, ऑप्टेड एनसीसी, बी एक इवेंट है, ऑप्टेड एनएसएस। आपके स्कूल में एनसीसी और एनएसएस चलता है? आप में से किसी ने एनसीसी और एनएसएस को ज्वाइन किया था? मैंने तो एनएसएस ज्वाइन कर रखा था। आपने कौन सा किया था मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, मैंने तो एनएसएस ज्वाइन कर रखा था। बढ़िया, हमें लिवा के जाया जाता था किसी विलेज वगैरह में। वहां पर हम लोग 1 हफ्ते की कैंप लगती थी। उस कैंपिंग में हम लोग बढ़िया साफ सफाई पूरी करते थे, मजा आता था। वो भी क्या लाइफ थी यार, है ना। आज के टाइम तो अपनी जिंदगी साफ सुथरी बनी रही, यही बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, तो बताना मुझे आप लोग ने क्या सिलेक्ट कर रखा था।
इससे फायदे भी होते हैं ना एनसीसी के साथ। एनसीसी के सर्टिफिकेट से आपको आर्मी में सिलेक्शन जल्दी होता है, और एनएसएस का भी आई थिंक कुछ ऐसे ही फायदा होता है, अब तो याद नहीं है, हो गया काफी टाइम। हाँ जी, तो बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है, 60 इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, यानी कि एन ऑफ ए हमारे पास कितना है बच्चों, 30 है। 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, एन ऑफ बी हमारे पास कितना है, 32 है। एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। एनसीसी एंड एनएसएस दोनों, हाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों ही ऑप्ट करते हैं, हमारे यहां भी थे। 24 है। चलिए, एंड one of them, these student is selected at random, find the probability the student opted for NCC और NSS। तो पहले में आपसे क्या पूछ रहा है, पहले में probability of A यूनियन B आपसे पूछ रहा है। हो जाएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। क्लियर है, अभी मैंने सब करवा चुका हूं, तो अब तो क्लियर कर गए होगे कि NCC और NSS लिखा है तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए, दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है यहां पर, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है जी। आगे पर क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस मतलब कि ए बट नॉट एनसीसी माइनस की बी, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। यहां पर वैल्यू रख दोगे, तो मतलब मुझे लगता है कितने आसान सवाल है, तो यार तुम लोग तो कर ही लोगे। हो जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी। तो बस अब सबकी वैल्यूज यहां पर रख करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट से बता दो, जल्दी से। टाइम दूं थोड़ा सा, चलो फटाफट से इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। 1 माइनस में पी ए यूनियन ऑफ बी, नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस के लिए हो गया। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एक सेकंड रुक जाना, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। हाँ, ए हमारे पास एनसीसी है, बी हमारे पास एनएसएस है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में बी माइनस में ए लिखना है। क्या लिखना है, रुक जाना, बी माइनस में ए लिखना। अब ठीक हो गया, चलिए अब ठीक है ना। भूल जाता हूं ना मैं, इवेंट क्या माने थे, इवेंट एनसीसी को ऊपर रखा था, एनएसएस को नीचे। तो अगर क्या पूछ रहा है, एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो बी माइनस का ए बनेगा। समझ गए, चलिए अगले में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट धाकड़ क्वेश्चन, और आज की क्लास का सबसे हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, हॉट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर आपकी अब परम्यूटेशन पूरी अप्लाई होगी, ठीक है। ऑन हर वेकेशन वीना विजिट्स 4 सिटीज ए बी सी एंड डी, ठीक है। वीना को 4 सिटी जाना है, ए बी सी एंड डी, इन रैंडम ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में वो जा सकती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विजिट्स ए बिफोर बी, ठीक है। सबसे पहला इवेंट हमारे पास जो है, मान लो इवेंट ई है, वो है ए बिफोर बी, रैंडम ऑर्डर में जाना है। तो अब ऐसे समझना, ये 4 केस। केस नंबर 1, ए बी से पहले जाएगी, तो मान लो पहले नंबर पे, अब देखना ए हमेशा बी से पहले, तो सबसे पहले बी तो कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि बी जाएगी तो बी से पहले क्या। तो मान लो पहले नंबर पे ए गई, तो अब बी हमारे पास 3 चॉइस है। अगर मान लो वीना ने सबसे पहले सिटी ए विजिट किया, तो अब वो सिटी बी इनमें से किसी भी प्लेस पर जा सकती है, क्योंकि बिफोर बी का मतलब ये नहीं कि जस्ट बिफोर बी,
कि बी से ठीक पहले, अब ए पहले घूम लिया है तो अब बी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे किसी भी ऑर्डर में जा सकती है। तो अब समझना कि बी को, वीना को सिटी बी घूमने जाने के कितने तरीके हैं, 3 चॉइस अवेलेबल हैं। ठीक है, सिटी बी 3 तरीके से, या तो दूसरे नंबर पे चली जाए, या तो तीसरे में चली जाए, या चौथे में चली जाए। इसके अलावा अब सिटी सी घूमना है, जब सिटी बी घूम लेगी तो सिटी सी के पास 2 चॉइस बचेंगी, और बाद में सिटी 1 के पास जो सिटी डी है उसके पास सिर्फ 1 चॉइस बचेगी। तो यानी कि यहां पर आगे 6। तो इसका मतलब यह हुआ कि केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब वो सिटी ए सबसे पहले घूम लेती है तो टोटल 6 डिफरेंट वेज से वो सिटी बी घूम पाएगी। फिर सी और डी का तो कोई कंडीशन नहीं, लेकिन 2 और 1 चॉइसेस हो गए, अरेंजमेंट हो गए। केस नंबर 2 पर बात करते हैं। अगर वो सिटी ए दूसरे नंबर पे घूमती है, पहली बार में नहीं, दूसरे नंबर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिटी बी के पास 2 चॉइस है, या तो वो तीसरे नंबर में जाएगी या तो चौथे नंबर पे, क्योंकि ए बी से पहले जाना है। तो अगर ए दूसरे नंबर पे तो बी के पास 2 चॉइस है, या तो यहां या तो यहां। ठीक है, उसके बाद सी के पास भी 2 चॉइस होंगी, या तो यहां फिर यहां से कोई एक बच रहा होगा। ठीक है, और डी के पास कोई चॉइस नहीं, जो भी लास्ट में बचा वो वहां घूम लेगी। तो यहां पर 2 2 1, तो कितना आ गया, 4 आ गया। केस नंबर 3 पर बात करते हैं। केस नंबर 3 पर मान लो सिटी ए तीसरे नंबर पे जाती है, तो श्योर है कि चौथे नंबर पर सिटी बी ही जाएगी। रीजन है क्योंकि ए बिफोर बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो ए बिफोर बी, तो अगर ए तीसरे नंबर पे तो चौथे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ बी के लिए चॉइस बच रही है, तो बी यहां पर। तो अब सी के लिए यहां पर 2 चॉइसेस हो गई और डी के लिए लास्ट में एक ही बचेगी, तो 2 × 1 यानी कि 2। तो अब देखना इस पर्टिकुलर इवेंट ई के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, एन ऑफ ई कितने हो गए। 6 + 4 10 + 2 12, टोटल 12 डिफरेंट वे से ये इवेंट अकर कर सकता है। ए बिफोर बी टोटल 12 डिफरेंट वे से अकर कर सकता है। कितने, 12 डिफरेंट वे से। अब देखिएगा, और अगर मैं यहां पर बोलूं कि ए बी सी डी चारों सिटी रैंडम किसी भी ऑर्डर में विजिट करना है, ए बी सी डी चारों सिटी रैंडमली किसी भी ऑर्डर में विजिट करना है, किसी भी ऑर्डर में। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो 4 सिटी को रैंडम किसी भी ऑर्डर में विजिट करने के तरीके 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो इसका मतलब एन ऑफ एस हमारे पास कितना है बच्चों, 24। क्लियर है। तो यहां से कितना आएगा, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमारे पास 12/24 यानी कि 1/2 आंसर आएगा पहले वाले का। क्लियर है, 1/2 आंसर आ जाएगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर में इवेंट है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। अब देखना, एक इवेंट एफ माना, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। मैं यहां पर अब वो अप्लाई नहीं कर रहा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि परमिटेशन से कितनी इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखना केस नंबर 1, 1 2 3 4। अगर मान लो ए सबसे पहले गई, ठीक है, ए सबसे पहले विजिट करती है, तो बी के पास 1 2 चॉइसेस हुए। क्यों, बी लास्ट में नहीं जा सकती, बी के पास 2 चॉइस है, या तो बी सेकंड नंबर पे जाएगा या तो थर्ड पे, क्योंकि अगर बी को लास्ट पर गया तो सी घूमने की चॉइस नहीं बचेगी ना, क्योंकि बी तो सी से पहले जाना है। तो बी के पास कितनी चॉइस है, 1 और 2। क्लियर है, बी के पास कितनी चॉइस है, 1 और 2। अच्छा, इसको और भी हम क्लियरली समझते हैं, ऐसे समझना, इसको और क्लियरली समझो। मान लो ए पहले पे गई, बी दूसरे पे गई। अब सिंपल सी बात है, सी के पास 2 चॉइसेस, या तो यहां जाएगी या तो यहां पर, सी तीसरे नंबर में या तो चौथे नंबर पर, और डी लास्ट में। तो 2 × 1 आपके पास 2 बन गया। ठीक है, केस नंबर 2 देख लेते हैं। सिटी ए पहले गई, फिर बी यहां पर गई। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बी तीसरे नंबर पर गई है तो यहां पर सी ही विजिट करना पड़ेगा, और ऑप्शन सी साफ सी बात है कि सी
ए बी सी फिक्स हो गए, तो इस प्लेस पर केवल एक ही चॉइस है कि डी। एक तरीका तो यहां से ये हो गया कि पहले ए फिर डी फिर बी और फिर सी। ठीक है, केस नंबर 3 देख लो, केस नंबर 3 ए बी सी डी। अब देखना, मान लो सिटी ए यहां पर गई तो ऑब्वियस सी बात है बी यहां पर जाएगी, सी यहां पर जाएगी, तो यहां पर डी के लिए एक चॉइस है। तो ए डी बी सी एक तरीका, डी ए बी सी दूसरा तरीका, तो यहां पर एक तरीका हमारे पास ये बन गया। तो अगर मैं इस इवेंट एफ के फेवरेबल आउटकम देखूं कि ए बिफोर बी जाना है एंड बी बिफोर सी जाना है, तो टोटल 2 1 3 1 4, टोटल 4 पॉसिबल आउटकम बने। ठीक है, और यहां से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालूंगा तो 4/24, तो हमारे पास 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर? एक नंबर केस में ए पहले बी यहां पर, तो टोटल वेज ये बन गए। केस 2 में ए यहां पर फिर बी इधर सी इधर फिक्स हो जाएगा, तो डी के पास केवल एक ही चॉइस, या फिर डी पहले घूम लिया ए बी सी, ये तरीका है। चलिए, तो हमारे पास सेकेंड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 बन जाएगी। तीसरे नंबर पे ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, बहुत ही आसान हो गया। इवेंट जी है हमारे पास, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, बी लास्ट। अब समझना, ए पहले नंबर पे, बी लास्ट में। ठीक है, ये फिक्स है, ए पहले बी लास्ट में। तो सी के पास कितनी चॉइसेस? 2, डी के पास एक ही बचेगी। तो अगर मैं इवेंट जी की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो टोटल फेवरेबल आउटकम टू दिस इवेंट जी इज इक्वल टू 2, तो ये बन गया 2 में टोटल पॉसिबल आउटकम 24, दैट इज 1/12 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/12। चौथे नंबर में क्या है बच्चों? ए इधर फर्स्ट और सेकेंड, या तो ए पहली पोजीशन पर हो या सेकेंड पोजीशन पर। तो मतलब क्या, एच मान लो इवेंट रखा, ए इधर फर्स्ट और सेकेंड और सेकेंड। अब समझना, ए अगर फर्स्ट पर है या तो ए दूसरे नंबर पर। अच्छा, यहां पर कंडीशन समझना, ए यहां पर, ये 2 केस बन गए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब देखना, ए अगर फर्स्ट पोजीशन पर तो बी के लिए 3 चॉइस, सी के लिए 2 चॉइस, डी के लिए 1 चॉइस, यानी कि 6 बन गया। ए अगर सेकेंड पोजीशन पर है तो बी के लिए 3 चॉइस, सी के लिए 2 चॉइस और ए के लिए 1, तो ये भी हमारे पास 6 बन गया। क्लियर? ए आइदर फर्स्ट पोजीशन पर और सेकेंड पर, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों पर रह जाए, तो या तो पहले पर होगा दूसरे पर। तो यहां पर 6, यहां पर 6, तो टोटल अगर हम फेवरेबल आउटकम टू एच बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो जाएगा? 12/24, यानी कि 1/2 बन गया। चौथे नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 निकल करके आ गई। क्लियर है? पांचवें नंबर में क्या बोल रहा है? ए जस्ट बिफोर बी। पांचवें नंबर में बोल रहा है भैया हमारा ए जस्ट बिफोर बी। एक इवेंट आई है हमारे पास, ए जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी। अब समझना, केस नंबर 1 में या तो ए यहां पर, बी यहां पर, सी और डी के लिए ब्लैंक। केस नंबर 2 में ए यहां पर, बी यहां पर और यहां पर एक स्पेस। तीसरे नंबर में एक ए यहां पर, बी यहां पर। ठीक है, ए जस्ट बिफोर बी, तो यहां पर कितनी चॉइस? सी के लिए 2 चॉइस, डी के लिए 1 चॉइस, तो 2 चॉइस यहां पर, इधर पे भी 2 चॉइस और इधर पर भी 2 चॉइस, है ना? क्योंकि यहां पर सी यहां पर डी, या यहां पर डी यहां पर सी, यहां पर सी यहां पर डी, यहां पर डी यहां पर सी, यहां पर सी यहां पर डी, यहां पर डी या यहां पर सी। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? इसके लिए एन ऑफ आई हमारे पास 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई हमारे पास 6/24, यानी कि 1/4। तो इस तरीके से हमको सब के रिस्पेक्ट में आंसर निकल के आ गए। ये ज्यादा आसान है। अगर मैं यहाँ पे अलजेब्रा अप्लाई करता हूं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ए और बी कैसे बनाए, क्या बनाए। सिंपल सा नंबर ऑफ आउटकम है ना, जो परम्यूटेशन निकालते हैं ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालो, ऑल पॉसिबल आउटकम आपको पता ही है कि कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 24। तो डिवाइड करके आप इजीली निकाल सकते हैं।
आई बात क्लियरली समझ में कि नहीं आई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एवरीवन क्लियर है? चलिए अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है। क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है जी, समझिएगा ध्यान से बच्चों कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 52 पत्तों से कोई 7 कार्ड हमने रैंडमली पिक किए, कितने? 7 कार्ड। तो सभी के किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 3 कार्ड किंग हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, एटलीस्ट कम से कम 3 किंग हो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहली बात, अगर मैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू एस निकालूं कि बताओ बच्चों 52 पत्तों की गड्डी से कोई 7 पत्ते कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में निकाले या सिलेक्ट किए जा सकते हैं, तो एन ऑफ एस हमारे पास 52C7 के बराबर होगा। और 52C7 का मतलब होता है 52 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 का फैक्टोरियल और इंटू में 52 माइनस का 7 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 5 45। चलो ये होता है। अभी इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एन ऑफ एस तो हमारे पास ये निकल के आएगा। अब देखना, सबसे पहला इवेंट ए है, ऑल किंग। ऑल किंग का मतलब क्या हुआ कि 7 पत्ते निकालने हैं, 7 में से चारों के चारों किंग उसमें हो। समझना, ऑल किंग, 7 पत्ते तो तुम निकाल लो रैंडम, हम चाह रहे हैं कि उन 7 पत्तों में से 4 जो 4 ही किंग होते हैं, तो सारे के सारे किंग निकल आए। तो इसका मतलब क्या है? 4 किंग प्लस एंड 3 अदर्स, 4 किंग एंड 3 अदर्स, 3 अदर्स, 3 आपके अदर कोई भी कार्ड हो सकते हैं। तो बताइए कि बच्चों 4 किंग, 4 में से 4 किंग निकालने हैं, टोटल 4 किंग होते, 4 में से 4 किंग 4C 4 तरीके से निकाले जा सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई, जब एंड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, जब और होता है तो एडिशन होता है। 3 अदर, अब चारों के चारों किंग तो तुमने निकाल लिए, बचे 3 कार्ड कौन से होंगे? बचे हुए 48 कार्ड में से वो 3 कार्ड तुम्हें पिक करना है। 4 किंग निकालने के तरीके 4C4, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि चारों के चारों किंग तुमने ले लिए तो 4C4 हो गया। बचे हुए 3 कार्ड कौन से होंगे? 48 बचे हुए कार्ड में से कोई 3 कार्ड चाहिए, तो 4C4 का मतलब क्या होता है? 1 के बराबर, और इनटू में हमारे पास 48C3, तो सिंपल सा 48C3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट ए। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है तो क्या लिखूंगा? 48C3 अपॉन में 52C7, 48C3 इंटू अपॉन में 52C7। कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। क्लियर है? 48C3 अपॉन में 52C7 कैलकुलेट करना। आपको पता है, फॉर्मूला बता ही देता हूं कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो यहां पर अप्लाई करना, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे निकालना है इवेंट बी, मान लो बोल दिया मैंने 3 किंग। अब देखना, इवेंट बी 3 किंग मतलब कि 3 तो किंग होने चाहिए एंड 4 अदर कार्ड होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि 7 पत्ते निकालने हैं तो 3 तो बोल रहा है किंग हो, बाकी के 4 कोई और हो। तो 3 किंग यानी कि 4 किंग में से कोई 3 किंग निकालने का तरीका 4C3 हो गया, एंड मतलब कि मल्टीप्लाई 4 अदर्स। तो अब बचे हुए 48 कार्ड में से, क्योंकि हम 4 किंग नहीं निकालना, केवल 3 किंग ही निकालना है, तो 4C3 इंटू में 48, बचे हुए 48 कार्ड में से 4 पत्ते 48C4। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट बी हो गया। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगा? 4C3 कितना बना? 4C3 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास 4 बना, तो 4 गुणे में 48
C4 अपॉन में 52C7 कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, ठीक है। अब मैं इसका कैलकुलेट नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन आई नो कि आप सब सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इजीली आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। चलिए, तीसरे नंबर क्या हमारे पास है, क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 3 किंग। इवेंट सी हमारे पास है बच्चों, एट लीस्ट 3 किंग, कम से कम 3 किंग हो, मतलब कि ईदर 3 किंग और 4 किंग, या तो 3 हो या फिर 4, क्योंकि एटलीस्ट 3 किंग का मतलब कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। तो मतलब कि हमें एक तरीके से इवेंट सी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी निकालना है ना। ए हमारे पास कितना था, 4 किंग था, और बी हमारे पास था 3 किंग का, तो ए यूनियन ऑफ बी हमें निकालना है। अब आपको पता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 3 और 4 दोनों ही किंग मिल जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। तो मतलब कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बन गया। तो अब आप क्या करना है, इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो यहां पर दोनों को ऐड कर देना, तो एटलीस्ट 3 किंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आई नो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर करवाए हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट अगर आपको ठीक तरीके से समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जो करना मत भूलिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो इस पर बेस्ड मैं लाइव सेशन लूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या डाउट्स आए हैं। अगर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं एक लाइव सेशन में आपके क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट होता है। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।